हेलो पुलकित। पुलकित, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो मैम, आ रही है। अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पुर्तगाल देख चुके थे, तो अब पुर्तगाल के बाद जो सेकंड नंबर पर आए थे वो कौन आए थे? डच आए थे। तो आज हम डच देखेंगे, ठीक है? डच कंपनी। उससे पहले हम एक थोड़ा सा हल्का सा वर्ड मैप बना लेते हैं। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस तरह से स्थिति थी। ये आपका यूरोप है, ये आपका अरब क्षेत्र है, ये अफ्रीका है, और इसी अफ्रीका से इधर ऐसे करते हुए ये हमारा इंडिया है, जो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। इंडिया के इधर अरब सागर है, ये गैप कम होगा, और इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है। इस इंडिया से यहाँ म्यांमार का जो एरिया जाता है, यानी ये आपका चीन हो गया, ये चीन से लगा म्यांमार, फिर वियतनाम वगैरह, तो यहाँ एरिया पे मलेशिया पड़ता है, और इस एरिए पे जकार्ता, जावा, सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशियाई द्वीप है, ठीक है? तो जो डच थे, डच का मेनली इंटरेस्ट इस एरिया में था, दक्षिण पूर्व एशिया। इस वाले एरिया को पूरे को दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं। उसमें भी इन लोगों ने इस वाले एरिया में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि यहाँ पे मसाले की खेती ज़्यादा होती थी, ठीक है? यहीं पर है बैंटम, बटेविया, ये सब इंडोनेशिया की छोटी छोटी जगह है। बैंटम, बटेविया, ये आपकी मलक्का जल संधि है ऑफ स्ट्रेट। तो डचों से आने से पहले, और ये अफ्रीका में इधर मोम्बासा पड़ता है, ठीक है, जो कि एक अच्छा बंदर का है। इसी के नीचे एक पंबा आइसलैंड है, जो कि लौंग की खेती के लिए फेमस है, ठीक है? और इधर एक मेडागास्कर पड़ता है। मेडागास्कर के इधर एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। तो डच जो थे वो जब आए तो इस पूरे एरिया में पुर्तगालियों का कब्जा था। अगर श्रीलंका कहा जाए, यहाँ श्रीलंका भी है छोटा सा इंडिया के नीचे, श्रीलंका पे डचों का कब्जा था। इंडिया में पुर्तगाली का कब्जा था। फिर आपका श्रीलंका में भी पुर्तगालियों का कब्जा था। ये वाला एरिया भी पुर्तगालियों के हाथ में था, ठीक है? ये मलाया प्रायद्वीप है। ठीक है? तो जब डच आए तो 1595 और 96 में पुलकित आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पीडीएफ तैयार नहीं हो पाई है। आप लोगों का टेस्ट तैयार हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा काम है टाइपिस्ट पर। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। 1595-96 में प्रथम डच जहाजी बेड़ा यानी जहाज पूरे लाव लश्कर के साथ पूरब की ओर आया। फिर 1602 इसमें डच ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई, जिसका मैंने आपको पूरा नाम पहले ही लिखवा दिया है, बस इतना जानिए। डच ईस्ट कंपनी की स्थापना। जब डच आए तो ज़्यादा क्षेत्र में पुर्तगालियों का कब्जा था। धीरे धीरे इन्होंने पुर्तगाली क्षेत्र को छीनना शुरू किया, और ये शुरुआत इन्होंने कहाँ से करी? दक्षिण पूर्व एशिया से, क्योंकि इनका मेन इंटरेस्ट व्यापारिक हित कहाँ पर था? दक्षिण पूर्व एशिया में था। तो इसी क्रम में इन्होंने 1605 में अम्बोयना पुर्तगालियों से छीना। पहले ये पुर्तगाली कब्जा था यहाँ पे।
फिर उसके बाद इन्होंने 1619 में जकार्ता और बटेविया, ये भी इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया की छोटे छोटे जगह है, सुमात्रा में स्थित है, ये जकार्ता आपको मिल जाएगा। फिर 1639 इन्होंने सीलोन पर कब्जा किया, सीलोन आज का श्रीलंका। फिर 1641 पे इन्होंने मलक्का जल संधि पर कब्जा किया, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का पे कब्जा करने का मतलब है कि पूरे समुद्र पे ही कब्जा हो गया दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि ऊपर मलेशिया है, साउथ में आपका इंडोनेशिया है, तो मलेशिया पे भी इनका जो मलाया प्रायद्वीप है उस पर भी इनका कब्जा हो गया। इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया इन्होंने पुर्तगालियों से पूरी तरीके से छीन लिया, ठीक है। फिर इन्होंने भारत में देखिए, भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया। भारत स्थित डच फैक्ट्री, ये क्वेश्चंस आते हैं कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कौन सी थी, ठीक है। दक्षिण में स्थित प्रथम डच फैक्ट्री कौन सी है? प्रथम डच फैक्ट्री जो भारत में थी वो थी मछलीपट्टनम, 1605 में इन्होंने बसाई थी मछलीपट्टनम। ये 1605 में इन्होंने स्थापित की थी। और मछलीपट्टनम अगर आज में कहा जाए कि वर्तमान में किस स्टेट में स्थित है, तो ये तमिलनाडु तट का एरिया है, ठीक है। और इसमें क्या था, इन्होंने गोलकुंडा के शासक से इन्होंने मछलीपट्टनम पे व्यापार करने का अधिकार मांगा। गोलकुंडा के शासक ने कहा कि मुझे आप क्या कहते 3000 स्वर्ण पैगोडा दो और बदले में आप खुला व्यापार करो। तो स्वर्ण पैगोडा जो मैंने शब्द यूज किया, स्वर्ण ए पैगोडा, ये क्या है? पुर्तगाली सिक्का, ठीक है। तो प्रथम डच फैक्ट्री कौन सी थी? मछलीपट्टनम, 1605। इसके बाद दूसरी डच फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की पुलिकट स्थापित की इन्होंने 1610 में। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है तट के कोरोमंडल साइड में, यानी बंगाल की खाड़ी की साइड में, उसके जस्ट ऊपर यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है पुलिकट, बिल्कुल सीमा पे। और यहीं पर आपका जहाँ से कि विक्रम साराभाई लैंडिंग स्पेस सेंटर जो है, जहाँ से कि हमारे जो इसरो के जो सैटेलाइट्स होती हैं वो उसी जगह से छोड़ी जाती हैं, ठीक है। यहीं पे एक वो डॉल्फिन श्रीहरिकोटा हाँ श्रीहरिकोटा पुलिकट में, बिल्कुल सही, राइट, गुड। 1639 में, सॉरी, सूरत में 1616 में इन्होंने स्थापित की फैक्ट्री। और सूरत वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। फिर कोचीन में 1663 में, ठीक है। ये आ सकता है आप, ये कोचीन केरल में है, ठीक है। ये आ सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी पहली फैक्ट्री थी, तो पश्चिम में सूरत थी। और अगर कहा जाए दक्षिण में पहली फैक्ट्री कौन सी है, तो मछलीपट्टनम। इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। और वैसे भी पूरे भारत में प्रथम डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री लिख लीजिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1653 में इन्होंने चिंसूरा में स्थापित करी, चिंसूरा, ठीक है। ये प्रथम डच फैक्ट्री थी। देखिए सब
ये आपका कोरोमंडल तट है और ये आपका मालाबार तट है। तो जो डच थे, डच इस एरिया से मछलीपट्टनम हो गया आपका, फिर आपका हो गया पुलिकट एरिया, यहाँ से ये बैंटम और बटेविया यानी इस एरिया को एक विशुद्ध प्रकार के सूती वस्त्र भेजते थे। विशुद्ध प्रकार के बुने हुए वस्त्र, विशुद्ध प्रकार के बुने हुए वस्त्र यानी कि प्योर सूती होते थे पहली बात, और पूरे बुने हुए होते थे वो, है ना। तो ये इनको बेचते थे। और ये क्या है, मसाला व्यापार। यहाँ पे क्या होता है, मसाला। इस वाले एरिया में आपने देखा, जानते होंगे, इस एरिया में जो दक्षिण का बिल्कुल एरिया, ये क्या है, इलायची की पहाड़ी कहते हैं, छोटी इलायची यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया तो मसाले के लिए है। लेकिन यहाँ से डच इतना ज़्यादा व्यापार करते थे कि उन्होंने कोरोमंडल तट पर फोकस किया बजाय मालाबार तट के लिए, क्योंकि मालाबार तट से जो इनका व्यापार होता था उसकी अपेक्षा जो कोरोमंडल तट का व्यापार था वो ज़्यादा इनके लिए लाभप्रद था। और मसाला तो वो वैसे भी इस एरिया से पा रहे थे। तो ये जो कोरोमंडल तट का एरिया है, इसको ये मलाया, बैंटम, बटेविया यानी मलक्का एरिया का जो क्षेत्र था उसका बायां हाथ कहते थे, ठीक है। देखिए मछलीपट्टनम से क्या है, मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे, नील का निर्यात। कोरोमंडल तट के अन्य जगहों से, मछलीपट्टनम भी कोरोमंडल तट पर ही स्थित है। बाकी जो कोरोमंडल एरिया वहाँ से ये विशुद्ध प्रकार के कपड़े, बुने हुए कपड़े, यही इनका मेन व्यापार था। और नील का निर्यात इसलिए करते थे क्योंकि उस समय तक कोई सिंथेटिक नील पैदा नहीं हुई थी। सिंथेटिक नील जब ब्रिटेन में एक तरह से पैदा होने लगी व्यापारिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, तब भारत में नील की खेती बंद हुई। वरना ये एक तरह से बाउंडेशन थी किसानों पर कि अपने एक 20 कट्ठे ज़मीन में से कुछ भाग में आपको नील की खेती करनी है, ठीक है। चलिए ये भी लिख लीजिए, कोरोमंडल तट को बैंटम एवं बटेविया या मलक्का क्षेत्र, मलक्का, बायां हाथ कहते हैं। ठीक है। कोरोमंडल तट से
कपड़ा व्यापार मालाबार तट से मसाला व्यापार की तुलना में अपेक्षाकृत, या तुलना दो शब्द यूज कर लिए, व्यापार की कोरोमंडल तट से कपड़ा व्यापार, मालाबार तट से मसाला व्यापार के चलिए ये हटाइए। की तुलना में कम लाभप्रद था। ठीक है, देखिए डच जो थे, डच भारत में रहे, पर डच ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रहे क्योंकि इनको एक अन्य यूरोपीय शक्ति यानी ब्रिटिश से बार बार सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश भी भारत में 1608 के आसपास आ चुके थे। तो अंतिम रूप से बेदारा की लड़ाई हुई थी। सेवनटीन 59 में बेदारा की लड़ाई हुई थी। बेदारा की लड़ाई ये बंगाल में पड़ता है। बेदारा की लड़ाई, इसमें डच और ब्रिटिश आपस में टकराए। और डचों की हार हुई। ठीक है, तो डच की हार हुई। इससे फर्क क्या पड़ा, जब इन दोनों की जो बेदारा की लड़ाई हुई तो डच की हार हुई, तो ब्रिटिश ने कहा देखिए आपको भारत में व्यापार करना है, व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आप शक्ति नहीं है, आपको एक व्यापारिक कंपनी की तरह ही रहना पड़ेगा। तो डच अब क्या हो गया, सिर्फ एक मात्र व्यापारी कंपनी। जब ब्रिटिश भी भारत में आए थे तो वो एक व्यापारी ही कंपनी थे। क्षेत्रीय शक्तियाँ तो कौन थी, शक्ति कौन थी, या तो मुगल थे या क्षेत्रीय शक्ति थी। मुगल एक सेंट्रलाइज शक्ति थे जब ब्रिटिश आए थे, लेकिन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक आते आते मुगल एक क्षेत्रीय शक्ति रह गया। ठीक है, वो केंद्रीय शक्ति भी नहीं रहा, है ना। लेकिन अब ब्रिटिश जब 1759 में युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश एक अच्छी खासी स्थिति में थे। इन्होंने डचों को हराया। इन्होंने कहा अब आप व्यापारिक कंपनी बन के रहिए, अब आप शक्ति बनने की कोशिश मत करिए। फिर इन्होंने व्यापारी के रूप में काम किया इंडिया में, लेकिन 1795 में अंतिम रूप से इन्होंने भारत को छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पूर्वी एशिया से चले गए, नहीं, ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार करते रहे। दोनों के बीच ये तय हुआ था दक्षिण पूर्व एशिया में हम रहेंगे, यानी डच रहेंगे, और ब्रिटिश भारत को देखेंगे। श्रीलंका का हिस्सा भी ब्रिटिश के पास गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने आपस में क्षेत्र बांट लिए कि अब लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आगे तो इन्होंने 95 में अंतिम रूप से छोड़े, क्योंकि इनको मेन इनका जो टारगेट था वो दक्षिण पूर्व एशिया था। ठीक है, अब हम ब्रिटिश पर आते हैं। ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश जब आए थे तो ब्रिटिश पूरब की साइड पर 1599 के आसपास आ चुके थे। यहाँ तक कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी जो थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको पूरब के साथ व्यापार करने का चार्टर भी मिल गया था। बावजूद इसके 1608 तक
1608 तक ब्रिटिश भारत में नहीं आए। उसका कारण ये था कि इनका यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन के साथ, उस समय स्पेन जो था उसके अंडर में पुर्तगाल था, तो वहाँ इसका युद्ध चल रहा था स्पेन से, और स्पेन से युद्ध करने के कारण इन्होंने भारत को अवॉइड किया, क्योंकि भारत में पुर्तगालियों का कब्जा था, सॉरी पुर्तगालियों का कब्जा नहीं, पुर्तगाली थे और वो पुर्तगाली से सीधे टकराना नहीं चाहते थे। तो इनकी पहली जो यात्रा थी इनकी भी दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ थी। ठीक है, तो 1599 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और 1600 ईस्वी, ये डेट थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया। देखिए शब्द मैंने यूज किया चार्टर। चार्टर क्या था? चार्टर एक तरीके से चार्टर पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार, पूर्व के साथ व्यापार करने का, पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार। पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार। ये क्या था कि ब्रिटिश की जो अन्य कंपनियां हैं, ब्रिटिश में जो भी बाकी कंपनियां हैं, वो पूरब की साइड नहीं आएंगी। पूरब के साइड सिर्फ एक कंपनी आएगी, वो कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि एक देश की जब एक कंपनी एक क्षेत्र में होगी, बाकी कंपनी नहीं होगी, तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अब सीधी सी बात है, विक्रेता ज़्यादा है और क्रेता एक ही है, तो हर को चाहिए कि कोई क्रेता मेरे पास आए, कोई क्रेता मेरे पास आए, तो ब्रिटिश की बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यही अगर ज़्यादा ब्रिटिश कंपनियां हो जाए और विक्रेता कम हो जाए, तो इन विक्रेताओं की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये महंगे दामों पर इन्हें माल बेच सकते हैं। अभी इनको ऐसी प्रतिस्पर्धा से बचना था ताकि ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो इन्होंने चार्टर के द्वारा अन्य ब्रिटिश कंपनी को तो आने से रोक दिया, लेकिन अभी भी ये किसका सामना कर रहे थे? अभी भी अन्य जो कंट्री थी यूरोप की, उनके तो लोग थे, डच थे, ठीक है, फिर कौन थे? आपके फ्रांसीसी थे। तो इनको यही था कि भाई पूरे व्यापार पे एकाधिकार करना है, तो हमें इन कंपनियों को निकालना पड़ेगा, या शक्ति हमारे हाथों में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर ब्रिटिश कंपनी की अगर सफलता आप देखेंगे कि आखिर ब्रिटिश कंपनी क्यों इतनी सफल हो गई, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ये था कि ब्रिटिश कंपनी एक क्या थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जो पुर्तगाली थे वो एक सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी हमारे यहाँ की पीएसयू टाइप का समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ की पीएसयू घाटे में चल रही है ना, सेम उसका सरकारी कंपनी का हाल था पुर्तगाल की। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि भारत में आधुनिक कंपनियां हैं जॉइंट स्टॉक में,
उनमें क्या होता है, शेयर धारकों बाजार से वो पैसा जुटाती हैं अपने शेयर बेच के, तो अब शेयर धारकों को उन्हें प्रॉफिट भी देना होता है, तो वो ज़्यादा जब हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो हम अंदर ऊर्जा से भरे होते हैं, ठीक है। तो इन कंपनियों का उद्देश्य लाभ कमाना था। दूसरा डिसीजन मेकिंग, इनकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा फास्ट होती थी, क्योंकि इन्हें हर डिसीजन के लिए सरकार के पास नहीं जाना पड़ता था, यानी इन्हें स्वायत्तता थी कि आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। वर्तमान में जब हमारे यहाँ पे PSU में भी सुधार किया गया, तो जो मिनी रत्न कंपनियां बनाई गई हैं, महारत्न कंपनियां बनाई गई हैं, उनमें भी यही स्वायत्तता दी गई है कि आप इन मामलों में डिसीजन ले सकते हैं, आपको इतना निवेश करना, इतना डिसीजन ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने सुधार किया है। तो उस वक्त में तो पुर्तगाली जो होते वो बिल्कुल एकदम से सरकारी कंपनी थी, पूरा होल्ड सरकार का था। बट ये जॉइंट स्टॉक कंपनी पूरब की साइड की जो वास्तविक स्थिति थी, क्योंकि भाई वो तो यहाँ पर है पूरब के साइड पे, तो पूरब की साइड की जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए निर्णय ले रहे थे, ना कि बेर ब्रिटेन की तरफ देख रहे थे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापार का चार्टर प्रदान किया गया, ठीक है। तत्कालीन उद्देश्य इसका क्या था, जो कि मैंने आपको बार बार बताया, पूर्व के साथ व्यापार करना, पूर्व के साथ मसाले का व्यापार। पूर्व के साथ मसाले का जो भी व्यापार करना, सूती वस्त्र भी इन्होंने किया, व्यापार उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य इनका नहीं था। ये भी बात मैंने अभी बताई कि 1608 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश नहीं आए, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मेनली उत्तर भारत में नहीं आए, ठीक है। तो फर्स्टली 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये जेम्स प्रथम, जो उस वक्त के सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल दरबार पहुंचे। मैम जहांगीर, हाँ वही लिखने वाली हूँ, मुगल दरबार पहुंचे, वही लिखूंगी। जहाँ का शासक कौन था, जहांगीर। जहांगीर, ये आता है क्वेश्चन कि जेम्स प्रथम जब प्रथम बार मुगल दरबार में गए तो वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक कौन था, जहांगीर। जहांगीर था। जहांगीर ने इसका स्वागत किया, यहाँ तक कि इसको 400 जात का रैंक भी दिया, ठीक है, उपाधि भी दी इसको, ठीक है। तो 400 जात का मनसब दिया, ठीक है, ये एक रैंक थी मनसब की जो कि उसको प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। खान की उपाधि भी दी, जागीर भी दी और खान की उपाधि, खान की उपाधि, ठीक है। जब जहांगीर मुगल दरबार में पहुंचा 1608 में, तो उस समय वहाँ पे उस एरिया में आगरा के आसपास पुर्तगालियों की उपस्थिति थी और पुर्तगालियों को ये बात पच नहीं रही थी। तो पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें कि ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ये 1612 का स्वाली का युद्ध था। तो वो पूछा नहीं जाता। मैम ये 400 जात रैंक का मतलब क्या है, जात? ये मनसब मुगल, जब आप मध्यकाल में आओगे ना तो मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था पढ़ेंगे, तो ये 400 जात का मनसब होता है। मनसब में रैंक होती है 400 रैंक, ठीक है। मनसब में दो होते हैं, सवार और जात, ठीक है। तो इसको 400 है ना। ये हम मुगल व्यवस्था में, मुगल काल, जब मुगल व्यवस्था पढ़ेगी तब देखेंगे मुगल प्रशासन में, क्योंकि ये पीरियड तो मुगल कालीन है ना, हम मुगल में ही चल रहे हैं ना अभी, तो आधुनिक भारत थोड़ी ना आया, ठीक है। ठीक है, ओके। इसी दौरान आगरा में 1612 में
स्वाली का युद्ध हुआ, ये हुआ था पुर्तगीजों और ब्रिटेन के बीच में। बीच में पर विजयी कौन रहा? ब्रिटेन। मतलब पहले इन्होंने दिखा दिया कि आप थोड़ा समझ जाओ, अभी भी पुर्तगाली भारत में थे, शक्ति के रूप में थे, एक वो भी शक्ति थे अन्य शक्तियों की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद 1613 ईस्वी और 1619 इसके बीच में सर टॉमस रो, ये मतलब 1319 तक मुगल दरबार में भी रहा और इसने अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पाया। किससे? जहांगीर से, ठीक है। तो सबसे पहले 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। उसके बाद 1619 ईस्वी में, मतलब पहले 1613 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री है। फिर 1619 ईस्वी में आगरा में की है आपकी भड़ौच, आगरा, भड़ौच और अहमदाबाद। ये आप देख रहे हो, पहली बार में इन्होंने तटीय क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सीधे सीधे ये मेन लैंड पर आ गए। सूरत तो चलिए तटीय प्रदेश है भी, पूरा तटीय प्रदेश नहीं है, लेकिन आगरा, अहमदाबाद मतलब इन अंदर भूमि पर आने लगे, मुख्य भूमि पर, ठीक है। अगर दक्षिण में आप देखोगे प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? तो मछलीपट्टनम, कोरोमंडल तट पर, लिख लीजिए। वर्तमान में तमिलनाडु में है। फिर मद्रास मछलीपट्टनम बनाई थी इन्होंने 1611, टाइम पीरियड लिखना 1611। मछलीपट्टनम का भी था जैन वालों का। क्या कह रहे हो? मछलीपट्टनम उनका पहले भी था ना? मछलीपट्टनम डच का भी था, इनका भी। हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब मुखर्जी नगर में गुरुज आश्रम की कोचिंग है तो दृष्टि नहीं हो सकता। मुखर्जी नगर एक जगह है, यहाँ पर कितनी कोचिंग है? थोड़ा अलग, उनका 1605 है, इनका 11 है ना। क्या कह रहे हैं? उनका टाइम पीरियड था 1605 है तो मछलीपट्टनम की। हाँ, उनका ये हो सकता है ना, उन्हें बाद में यहाँ का जो शासक था, यहाँ पे गोलकुंडा के अंतर्गत ये एरिया आता था, गोलकुंडा के शासक ने उन्हें वो एरिया बाद में दिया हो, ये हो सकता है। देखते हैं डच, एक मिनट रुकिए। कहाँ चला गया? देखिए किस किस समय पर किस किस को कब अनुमति मिलती है, ये मेन होता है ना। तो उनकी 1605 में थी डच की, 1605 में डच आ चुके थे, ठीक है। तब भी गोलकुंडा का शासक था, उसने उसको, मैंने आपको बताया था कि उसने 3000 स्वर्ण पैगोडा के बदले उसको कहा कि आप खुला व्यापार करिए, यानी अब ज़्यादा चुंगी का मसला नहीं है। फिर क्या है, मछलीपट्टनम का भी गए, क्योंकि भाई शासक और शक्ति तो किसकी है? अगर भारत में किसी यूरोपीय कंपनी को आज की डेट में व्यापार करना है तो भारत में इतना बड़ा क्षेत्र है, भारत में किससे मांगनी होगी? जो इधर की शक्ति है, यानी केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार ब्रिटेन को भी दे सकती है, यूरोप की अन्य देशों को भी दे सकती है। सेम गोलकुंडा के शासक ने 1605 में डच को दी थी मछलीपट्टनम का एरिया। मछलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम एक मुखर्जी नगर जितना बड़ा एरिया है, जिसमें कि एक डच की फैक्ट्री भी है, एक ब्रिटिश की भी फैक्ट्री है, औरों की भी फैक्ट्री लग सकती है, खुद एक गोलकुंडा के शासक की भी लग सकती है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी और की नहीं वो आएगी। तो मैं समझ गया, लेकिन इनकी आपस में लड़ाई हुई थी ना, भगा दिया था, ऐसा कुछ हुआ होगा।
आपस हाँ में काफी हाँ, तो ये बताया था ना 1759 में लड़ाई हुई थी, बेदारा की लड़ाई। तो इसके बाद क्या हुआ था 1759 में? इसके बाद पहली बात तो इसके बाद ये एक शक्ति के रूप में डच रहा नहीं। दूसरा, 1611 में ब्रिटिश कोई एक शक्ति नहीं था। ब्रिटिश सिर्फ क्या थी? ब्रिटिश एक व्यापारिक कंपनी थी, शांत बैठी हुई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके बार बार लड़ सके। अभी देखिए 1759 तक आते आते वो एक शक्ति बनी है। 1744 से 48 जब कर्नाटक युद्ध होगा तब ये यहाँ पे शक्ति बनती है, और तब ये 59 में बेदारा की लड़ाई में डच को बाहर करती हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है पुलके? यस मैम, हाँ उस टाइम यस मैम समझ में आया। है ना? अभी ये शक्ति बनना तो ये कर्नाटक युद्ध से स्टार्ट करती है, और साउथ में भी ये शक्ति रहती है। समझे? आप भारत देखोगे, थोड़ा भारत ऐसे है, कुछ ऐसे ही है। ये बंगाल है और ये आपका दक्षिण है। यहाँ पे मुगल थे, और मुगल से उनकी क्षेत्रीय शक्तियाँ आज़ाद हुई, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में ये लोग 44 से 48 तक इन्होंने शुरू करा कि अब धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ाएंगे, लेकिन बंगाल में नहीं बढ़ाया, क्योंकि बंगाल में एक क्षेत्रीय शक्ति अभी भी मजबूत थी। तो इन्होंने यहाँ तो अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की, बट यहाँ पे अभी भी एक व्यापारिक कंपनी थी, छोटी छोटी हरकतें करती थी। कहते हैं ना कि आपकी ज़मीन नहीं है, बट उस ज़मीन पर आप बार बार कब्जा करने की कोशिश करो कि मेरा है मेरा है मेरा है, तो आखिरकार वो आपका ही हो जाता है। सेम ये था इनका। अभी भी ये लोग यहाँ पे अभी शक्ति नहीं बने, तो अभी 1611 में तो ये कंपनी मात्र है। ठीक है पुलकित? पुलकित ठीक है मैम। अगर कोई डाउट हो तो पूछो। नो मैम, क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। तो मद्रास में 1639, देखो जिस समय ये जो पीरियड है ना, इस समय में ये सब एरिया कहाँ है? दक्षिण भारत में। ये एरिया मुगलों के अंडर में नहीं था। अगर पूरा भारत आप देखोगे, हाँ ऐसे ही कुछ है भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में अकबर ने पूरा कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान पे भी किया था, लेकिन वो साउथ में नहीं आ पाया था। साउथ में सबसे ज़्यादा का कहे तो औरंगजेब ने कब्जा किया था साउथ में। तो इस समय यहाँ पे कौन था जब ये कंपनियाँ थी? यहाँ पे बहमनी बहमनी कह रही हूँ, नाम भूल रही हूँ, चलिए यहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर। और यहाँ पर बहमनी साम्राज्य था, जिससे छोटी छोटी शक्तियाँ आज़ाद हो चुकी थी। उसी में से एक शक्ति थी गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा ये क्षेत्रीय इसका सूबा था। गोलकुंडा किसका? इस बहमनी साम्राज्य का, जो मतलब आज़ाद हो गया। और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य भी जब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, तो इसका एक प्रांत था चंद्रनगर। चंद्रनगर का जो सूबेदार था, चंद्रनगर के सूबेदार ने ये मद्रास दिया था ब्रिटिशों को वो बनाने के लिए, क्या? फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो 1639 में मद्रास में फैक्ट्री स्थापित की। अब यही बात याद रखना, आज जिस चंद्रनगर में ब्रिटिश को, चंद्रनगर के शासक ने ये मद्रास की फैक्ट्री जो प्रोवाइड कराई है, आगे जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो इस एरिया में कर्नाटक यानी कर्नाटक कौन सा क्षेत्र है? ये मुगलों का एक प्रांत होगा। और सीधी सीधी बात है, ये हैदराबाद रियासत का एक प्रांत होगा, क्योंकि हैदराबाद रियासत मुगलों से स्वतंत्र हुई थी, और उस हैदराबाद रियासत से कर्नाटक स्वतंत्र हुआ था। तो उस समय यहाँ पे मुस्लिम शासक होगा, और वो एक तरह डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली मुगल साम्राज्य का एक सूबा होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में पुलकित? पुलकित? यस मैम। हाँ, तो आज जहाँ चंद्रनगर देख रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य, हम कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक रियासत होगी।
जो कि मुगलों का एक प्रांत होगा। तो हम ये पढ़ेंगे 1754-55 के आसपास। तो 1639 में मद्रास, क्योंकि ये मद्रास ही कारण बनेगा कर्नाटक युद्ध का। फिर हुगली में देख लीजिए, हुगली में 1651। ये पूछा जाता है कि बंगाल में ब्रिटिश की कौन सी फैक्ट्री सबसे पहले हुई, तो हुगली में 1651 में हुई थी। ठीक है। देखिए, अभी आपको मैं बोल रही थी ना कि उस समय तक ब्रिटिश इतने मजबूत नहीं थे, तो एक 1686 की घटना है। 1686 में इन्होंने, यानी ब्रिटिशर्स ने हुगली स्थित फैक्ट्री की किलेबंदी की। ठीक है। इस समय बंगाल स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। ठीक है। बंगाल कब स्वतंत्र हुआ था? मैंने आपको क्षेत्रीय शक्तियों का उदय बताया था, उसमें बताया था कि बंगाल ने 1717 से बंगाल हो, तो वो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707, तभी वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगा था। लेकिन जब 1717 में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां को सूबेदारी भी मिल गई, दीवानी के साथ सूबेदारी भी मिल गई थी, और केंद्र में जो शासन था, यानी मुगल सम्राट जो था, वो कमज़ोर हो गया था। तो इन्होंने एक तरह से स्वायत्त बिहेव करना शुरू कर दिया था। स्वायत्त यानी अपने पद की स्वीकृति तो कहते हैं ना, जनता के बीच में एक मान्यता बनी रहे, मुगल सम्राट से लेते थे। बाकी जितने भी पद होते थे उसमें ये खुद नियुक्ति करता था। यहाँ तक कि इसने बाद के जो भी इसके पद हुए नवाबों के, उसमें सब कौन था? वंशानुगत पद हो गए, यानी कि बेटे का बेटा, फिर बेटा का बेटा, ऐसे आते गए। ठीक है। तो बस दिखावे के लिए इनका संबंध था मुगलों से। ठीक है। लेकिन 1717 औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707। औरंगजेब की मृत्यु से पहले बंगाल स्वायत्त नहीं था, बंगाल पर भी मुगलों का पूरा कब्जा था, और एक मुगल शासन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ब्रिटिश को ये लगा कि हम मुगलों को थोड़ा सा दबा लेंगे, ये उनकी गलती थी। ब्रिटिशर्स ने हुगली स्थित फैक्ट्री की किलेबंदी की। उसका नतीजा क्या हुआ? औरंगजेब ने इसको हराया, मतलब अपने अधिकारियों को भेजा, और ये फीवर आइसलैंड में भाग गए। तो क्योंकि ये व्यापारी थे, और व्यापारी का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उन्हें इससे मतलब नहीं कि हमारी बेइज्जती हो गई, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना कि अब हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। इनको जैसी लताड़ पड़ी, उसी तरह समय समझ में आ गया कि अरे हमारे व्यापारी के प्रभावित हो रहे, हम तो शक्ति बनने की सोच रहे थे, बट अभी टाइम नहीं आया। बट व्यापारी कित नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बंगाल से व्यापार, भाई सूती कपड़ा आप लेते हो, शोरा लेते हो, रेशम लेते हो। तो इस एक व्यक्ति था जॉब चारवाक या जॉब चारनाक, इसी ने कलकत्ता की स्थापना की थी। ये व्यक्ति कौन सा आइलैंड? ये फीवर आइसलैंड। कहाँ पे ये फीवर आइलैंड? बंगाल। वहाँ पे फुल्टा आइसलैंड भी है, जिसमें ये बाद में भागे, है ना। ये फीवर आइसलैंड वहीं पर है। तो जॉब चारनाक जो थे, इन्होंने कलकत्ता की स्थापना भी की थी, बाद में की थी इन्होंने कलकत्ता की स्थापना। लेकिन ये जॉब चारनाक की थे, इन्होंने कहा चलो अब सर झुकाते, हाथ जोड़ते हुए फिर से मुगल दरबार पहुँचे। इन्होंने माफ़ी मांगी, और औरंगजेब ने इन्हें माफ़ भी कर दिया, और फिर से इनको बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। पर ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को ऐसे इसने माफ़ कर दिया, क्योंकि औरंगजेब भी थोड़ी स्थिति उसकी भी कमज़ोर थी,
क्या औरंगजेब भले ही स्थल में मजबूत था, उसकी सेना है, लेकिन जो समुद्र का एरिया था ना, समुद्र के एरिया में ब्रिटिश सेना बहुत मजबूत थी। अगर ये ब्रिटिश को ज़्यादा परेशान करते तो ऐसा भी हो सकता कि समुद्र में इनके लिए मुगलों के लिए स्थिति थोड़ी आपत्तिजनक हो जाती। जो एक साम्राज्य है उसके लिए समुद्र एक तरह से थोड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता। इसलिए इन्होंने भी सौदे उसका जल्दी से प्रपोजल स्वीकारा कि चलो सिलटाते हैं इसे, ठीक है। फिर एक फैक्ट्स याद रखना ये आता है, जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना करी, ठीक है। और ये क्या था कि जब ये इनको दोबारा से इनको व्यापार करने का अधिकार मिल गया तो 1698 ईस्वी में इनको 3 जमींदारियां मिल गई। देखो अब जमींदारी भी मिलने लगी मुगलों से। कालीकाता, सूतीनाता और एक है गोविंदपुर। इन 3 जमींदारियों को ही मिलाकर यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की, ठीक है। लास्ट आपका है डैनिश कंपनी, फ्रांसीसी भी आएंगे उसके बाद, है ना। तो डैनिश जो थे 1616 में डैनिश कंपनी की स्थापना हुई थी और 1620 ईस्वी में इन्होंने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ट्रंकोबर। तो ये इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ट्रंकोबर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये तटीय क्षेत्र नहीं है, थोड़ा तट से अंदर की तरफ है, ज़्यादा अंदर नहीं, ये तट से अंदर की तरफ है, ठीक है। फिर आपका आता है फ्रांसीसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरी कहानी इन्हीं की है और ब्रिटिश की है, फ्रांसीसी, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी कंपनी स्थापना 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी और इन्होंने सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी 1668। देखिए सूरत में उनकी भी फैक्ट्री थी, 1613 में स्थापित की थी ब्रिटिश की, और सूरत में किसकी? फ्रांसीसियों की भी फैक्ट्री थी। अगल बगल ही थे सब लोग और सब एक ही टाइप का व्यापार कर रहे थे। लड़ाई होना तो लाजमी है, जैसे हमारा मुखर्जी नगर, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम 1669 में, और 1668 में इन्होंने सूरत बनाई थी, ठीक है। फिर सेंट टोमे, का जिक्र आएगा जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, और ये 1672, ये भी साउथ में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु रीजन में सेंट टोमे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मॉरिशस पे भी कब्जा किया था, 1721 पे मॉरिशस पे कब्जा किया। माहे एक भारतीय क्षेत्र है जो केरला में स्थित है, 1725, अभी मैं इसको बताती हूँ, और 1739 में करिकल। पुडुचेरी का ही भाग है ये, मैम ने पढ़ाया था ज्योग्राफी। हाँ मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी 1 मिनट बता रही हूँ, मैप में ही बता रही हूँ। मैप मैंने, देखिए ये आपका ऐसे दक्षिण भारत है, आप ये तमिलनाडु ले लीजिए, ये तमिलनाडु का तट है। तो तमिलनाडु में जो फ्रांस है करंट में, फ्रांस नहीं, पांडिचेरी 3 भागों से बना हुआ है। पहला पांडिचेरी, दूसरा करिकल और तीसरा माहे, ठीक है। तो माहे जो है वो केरला पे स्थित है, केरला तट पर स्थित है, और ये जो तमिलनाडु का तट है ऊपर आपको पांडिचेरी मिलेगा, और नीचे आपको करिकल मिलेगा। ये तीनों एरिया मिलकर वर्तमान में पांडिचेरी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया करिकल।
इसी के साथ आपका चारों कंपनियों का मैम करिकल भी 1725 में ही है, 21 सन में दोनों। क्या कह रहे हैं? माहे और करिकल दोनों में 1725 में बनाई थी फैक्ट्री। नहीं 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 नहीं, 1725 1739 यहाँ लिखते हैं, 1739, ठीक है, 1739 में, ठीक है। फिर बाद में इसी पे पांडिचेरी स्थित है, ठीक है। लगता है साढ़े हो गए, 2:30, 2:24 रह गए। देखो अब तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 2-3 मिनट रह गए हैं। आज हमने यूरोपियों का आगमन देखा, फिर कल नेक्स्ट क्लास में कर्नाटक युद्ध देखेंगे, प्लासी का युद्ध भी देखेंगे, बंगाल में बक्सर का युद्ध, फिर आगे हम आर्थिक नीति देखेंगे अगर जितना टाइम बचेगा। तो अब कल करेंगे आगे की क्लास, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। सर क्लास बंद करिए, आज मैम की क्लास नहीं है, 2:30 बजे से क्लास है ना, 2:24 हो रहा है। सचिन यार उसकी स्मेल आ रही है, ये बंद कर।